गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स फिजिक्स क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, आज हम रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 17 लेकर आए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी ह्यूमन आई की, यानी आंख के बारे में बात की थी। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोस्कोप, जिसको हिंदी में बोला जाता है सूक्ष्मदर्शी। तो देखिए, नाम से आपको पता चल रहा है सूक्ष्मदर्शी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सूक्ष्म मतलब छोटी वस्तुएं और दर्शी यानी देखने वाला, अर्थात एक ऐसी डिवाइस या एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से पास रखी हुई अति सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित करके देखा जा सकता हो। ऐसी जो डिवाइस है वो क्या कहलाती है? सूक्ष्मदर्शी। यानी सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से आप क्या करोगे? अति सूक्ष्म वस्तुएं यानी बहुत छोटी वस्तुओं को आवर्धित करने का मतलब है उनकी साइज को बढ़ाकर, यानी बड़ा करके देखा जा सके। तो ऐसा जो उपकरण होता है वो क्या कहलाता है? माइक्रोस्कोप कहलाता है। अगर एक वर्ड में बात की जाए तो माइक्रोस्कोप का मतलब है अति सूक्ष्म वस्तुओं को जूम करके देखना या जूम करके दिखाने वाला उपकरण क्या कहलाता है? माइक्रोस्कोप। अब जो टाइप्स होती है माइक्रोस्कोप की, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, तो जो आपकी सूक्ष्मदर्शी है वो दो प्रकार की होती है। पहली है सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरी है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप को हिंदी में बोला जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी और कंपाउंड को बोला जाता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो जो सूक्ष्मदर्शी होती है वो दो प्रकार की होती है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी होती है और एक होती है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। और जो आपका ये जो पोर्शन है रे ऑप्टिक्स का, यहां से आपको 3 नंबर का डेफिनेट एक क्वेश्चन मिल जाता है। या तो वो सूक्ष्मदर्शी से आपको पूछ सकता है या दूरदर्शी से, बट 99% केस में आपको सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में से एक 3 नंबर का क्वेश्चन मिल जाता है। तो हो सकता है वो सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में पूछ ले, कंपाउंड के बारे में पूछ ले, या इसके बाद हम टेलीस्कोप यानी दूरदर्शी की बात करेंगे तो वहां हम पढ़ेंगे परावर्तक और अपवर्तक, दो प्रकार के दूरदर्शी पढ़ेंगे। तो ये 4 टॉपिक है, इन 4 टॉपिक में से एक क्वेश्चन 3 नंबर का आपको डेफिनेट पूछा जाएगा। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप की, उसके बाद हम बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। तो देखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसको हिंदी में बोला जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो इस प्रकार पूछा जा सकता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की संरचना का वर्णन करते हुए उसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात करो। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी होती क्या है, ये है क्या। तो सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा उपकरण है जिसमें एक उत्तल लेंस लगा होता है। कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है। और इसकी सहायता से हम वस्तुओं को 10 गुना तक आवर्धित कर सकते हैं। कितना गुना? यानी जो ऑब्जेक्ट की साइज है उसको ये 10 टाइम बिगर यानी 10 गुना बड़ा दिखाता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन क्या हो गई कि एक उत्तल लेंस से युक्त ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से अति सूक्ष्म वस्तुओं को 10 गुना तक आवर्धित करके देखा जा सके। तो ऐसी जो डिवाइस, ऐसा जो उपकरण होता है वो क्या कहलाता है? सिंपल माइक्रोस्कोप। अर्थात इसकी सहायता से हम वस्तुओं को 10 गुना तक बड़ा कर सकते हैं। और इसमें कौन सा लेंस काम में आता है? उत्तल लेंस। दूसरी बात आप ये ध्यान रखोगे कि इसमें केवल एक ही सिंगल ही लेंस का उपयोग किया जाता है और वो लेंस होता है उत्तल लेंस। अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। तो देखो, मान लो कि ये हमारे पास एक उत्तल लेंस है। अब उत्तल लेंस की खासियत क्या होती है कि ये बीच में से मोटा होता है और किनारों से क्या होता है? पतला होता है। ये इसकी क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। और ये इसका सेंटर पार्ट, तो इसको आप क्या बोलते हो? प्रकाशिक केंद्र। इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो मुख्य अक्ष। अब मैंने क्या किया कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा और ऑब्जेक्ट को नाम मैंने दे दिया एफबी। एफबी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। और दूसरी चीज आप ये ध्यान रखना कि इस ऑब्जेक्ट को आप हमेशा कहां रखोगे? एफ फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य ही रखोगे हमेशा।
प्रकाशीय केंद्र के मध्य ही आ। तो जब आप इस ऑब्जेक्ट को रखो ना तो उसकी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट एपी है ना वो हमेशा फोकस और प्रकाशीय केंद्र के मध्य होना चाहिए। तो ये तो रहा प्रकाशीय केंद्र, और मान लो कि यहाँ कहीं इसका क्या है, फोकस है। तो आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, ऑब्जेक्ट को आपने रखा है फोकस और प्रकाशीय केंद्र के मध्य। अब मुझे बताओ किसी भी ऑब्जेक्ट की जब आप इमेज लेते हो तो उससे कम से कम 2 रेज पास होनी चाहिए ना, तभी आप उसकी क्या ले पाओगे, इमेज ले पाओगे। तो मैं क्या करता हूं कि पहली रेज तो मैं पैरेलल भेजता हूं, और आपको पता है मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश किरणें आती है वो क्या हो जाती है, फोकस से पास हो जाती है। तो ये मान लो इसका क्या है, फोकस है। तो पहली रेज तो आपने क्या भेजी, मुख्य अक्ष के पैरेलल, और मुख्य अक्ष के पैरेलल जो भी रेज आती है वो हमेशा किससे पास होती है, फोकस से। और दूसरी रेज में क्या करता हूं, प्रकाशीय केंद्र से भेजता हूं। तो प्रकाशीय केंद्र से जो भी रेज आती है आपको पता है वो हमेशा क्या होती है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ये 2 प्रॉपर्टी है, लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको बता रखा है। अगर आपने अब तक पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे तो आप पहले आप उन लेक्चर्स को देख के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। तो पहला नियम तो क्या लगाया मैंने कि मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश की किरण आपतित होती है वो फोकस से पास हो जाती है। और दूसरा मैंने क्या कहा कि प्रकाशीय केंद्र से जो भी प्रकाश की किरण गुजरती है वो बिना मुड़े हुए सीधी निकल जाती है। तो देखो ये बिना मुड़े हुए सीधी निकल गई। अब देखो आप इनको ध्यान से देखोगे ना तो इन रेज में देखो दूरियां बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे आगे जा रही है डिस्टेंस बढ़ रही है। और आपको पता है अगर डिस्टेंस बढ़ रही है तो ये कौन सी रेज है, ये डाइवर्जिंग रेज है। अगर ये डिस्टेंस सेम होती तो आप इनको क्या बोल देते कि ये पैरेलल रेज है। पैरेलल रेज में हमेशा डिस्टेंस क्या होती है, सेम ही रहती है। आप चाहे इनको कितना ही बड़ा बना लो लेकिन डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी। बट यहाँ देखो यहाँ डिस्टेंस कम है फिर बढ़ रही है, जैसे जैसे आगे जा रही है डिस्टेंस बढ़ रही है, इसका मतलब ये पैरेलल रेज नहीं है। अगर पैरेलल रेज होती तो ये कहां पर मिलती, इंफिनिटी पर। बट ये पैरेलल रेज ना होके क्या है, डाइवर्जिंग रेज है। और आपको पता है डाइवर्जिंग रेज कभी नहीं मिलती, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नेवर मीट। नेवर मीट का मतलब है कि जो डाइवर्जिंग रेज होती है वो कभी नहीं मिलती, और पैरेलल रेज मिलती है। ये कहाँ मिलती है, इंफिनिटी पर। पैरेलल का मतलब है समांतर किरणें। तो समांतर किरणें जो भी होती है वो कहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है वो अनंत पर मिलती है। बट जो डाइवर्जिंग रेज होती है वो आगे कभी मीट नहीं होती। बट अगर मैं इनको पीछे बढ़ाऊं तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर मीट करेगी। तो अब आप इनको पीछे बढ़ाओ, तो ये मान लो इस बिंदु पर मीट कर रही है, तो इसको मैं नाम दे देता हूं ए डैश, और इसको मैंने नाम क्या दे दिया, बी डैश। तो ये क्या हो गया, ये इस ऑब्जेक्ट की क्या है, इमेज। अब देखो ऑब्जेक्ट तो इतना ही था, अब इसकी इमेज देखो जूम हो गई। और माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी का काम क्या है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। सूक्ष्मदर्शी का काम है कि किसी सूक्ष्म वस्तु को बड़ा करके दिखाना। तो अब देखो जब आपने ये लेंस लगाया तो पहले तो इसकी हाइट इतनी ही थी, बट जब आपने इसको माइक्रोस्कोप से देखा यानी सिंपल माइक्रोस्कोप से देखा तो देखो इसकी साइज में वृद्धि हो गई ना। तो यही काम कौन करता है, माइक्रोस्कोप। तो यह है सिंपल माइक्रोस्कोप का प्रोसीजन कि इसमें एक लेंस होता है। पूछा जाए कौन सा लेंस होता है तो आप क्या बताओगे, उत्तल लेंस होता है। इसके सामने आपने ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट कहां रखोगे, ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस की फोकस व प्रकाशीय केंद्र के मध्य रखोगे। और इसके अगर आपको इमेज चाहिए तो इससे कम से कम 2 रेज पास होनी चाहिए। तो पहली रेज तो मैंने क्या किया कि इसके पैरेलल भेजी। पैरेलल रेज हमेशा किससे पास होती है, फोकस से। और दूसरी मैंने किससे भेजी, प्रकाशीय केंद्र से। तो आपको पता है प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाती है। और ये दोनों रेज कैसी रेज है, डाइवर्जिंग रेज है। डाइवर्जिंग रेज कभी नहीं मिलती। तो इनको आपने पीछे बढ़ाया तो पीछे ये किसी ना किसी बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होगी, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, इमेज। तो ये तो है बिंब, और ये क्या है, प्रतिबिंब। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि जो एपी है मेरा वो तो क्या है, बिंब है, और जो ए डैश बी डैश है वो क्या है, प्रतिबिंब है। अब देखिए अब हम बात करते हैं इसके मैग्निफिकेशन की। ये तो था डायग्राम, अगर पूछा जाए सिंपल माइक्रोस्कोप का डायग्राम तो आपको इस प्रकार डायग्राम बनाना है। अब हम बात करते हैं इसके मैग्निफिकेशन की। तो देखिए इसका मैग्निफिकेशन, तो यहां मैं हेडिंग लगा रहा हूं कि मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी का मैग्निफिकेशन। अब देखो जब भी हम मिरर और लेंस की बात कर रहे थे तो वहां हम मैग्निफिकेशन क्या पढ़ रहे थे, अगर आपको याद हो तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
बताओ, यही तो पढ़ रहे थे। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था कि प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई। मैग्निफिकेशन होता क्या है? मैग्निफिकेशन को हिंदी में बोला जाता है आवर्धन। तो सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन, तो आवर्धन की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई में अगर आप बिंब की ऊंचाई का भाग दे दो ना, तो जो आपको राशि मिलती है वो क्या कहलाती है? आवर्धन कहलाती है। बट देखो, ये जो आवर्धन है ना, ये जो फॉर्मूला है वो यहाँ सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। यहाँ इसकी जगह एक नया फॉर्मूला आता है और वो फॉर्मूला होता है बीटा अपॉन अल्फा। क्या फॉर्मूला होता है? बीटा अपॉन अल्फा। अब मैं पूछूं कि बीटा, आप पूछोगे कि सर ये बीटा और अल्फा क्या है, तो देखो बीटा क्या होता है? बीटा होता है प्रतिबिंब द्वारा आंख पे बनाया गया कोण। क्या होता है बीटा? बीटा होता है कि जो आपकी जो इमेज बन रही है, जो प्रतिबिंब बन रहा है, वो आपकी आईज के साथ कितना एंगल बनाता है, तो वो बनाया गया एंगल तो क्या होता है? बीटा। और अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है बिंब द्वारा आंख पे बनाया गया कोण। तो बीटा और अल्फा का पता चला। बीटा क्या है? बीटा है प्रतिबिंब द्वारा आंख पे बनाया गया कोण, और अल्फा क्या है? बिंब द्वारा आंख पे बनाया गया कोण। तो देखिए, ये रहा आपका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कौन है? ए डैश बी डैश क्या है? प्रतिबिंब है। और मैं मान लेता हूं कि यहाँ कहीं आपकी आईज है, यानी आंखें हैं। तो बताओ, देखो इस आंख पे यही तो एंगल बन रहा है ना, तो ये जो एंगल होगा ना, वो क्या एंगल हो जाएगा? बीटा। तो बीटा क्या होता है? बीटा होता है प्रतिबिंब द्वारा आंख पे बनाया गया कोण। तो अब मैं सबसे पहले, अल्फा की बात हम बाद में करेंगे, तो सबसे पहले मैं बीटा का मान निकालता हूं। तो देखिए, आप यहां से बीटा नहीं निकाल सकते, बट टेन बीटा निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो आप? इस डायग्राम से आप टेन बीटा निकाल सकते हो। बीटा तो नहीं निकाल सकते, तो टेन बीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, लाल बट्टा कक्का। तो देखो, टेन का फॉर्मूला क्या हो गया? लंब बट्टा आधार। अब कोई सा भी एक त्रिभुज ले लो, जैसे मैं इसको नाम दे रहा हूं, तो ए डैश त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश में। तो देखो, ये त्रिभुज है, तो बताओ इसमें ए डैश बी डैश तो लंब नहीं हो गया क्या? हो गया। और जो आधार है, लंब बटा आधार, आधार क्या हो गया? ए डैश से ओ, तो ओ ए डैश क्या आ गया? आधार आ गया। तो टेन बीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? ए डैश बी डैश अपॉन ओ ए डैश। तो क्या मैं इसको ए बी अपॉन ओ ए लिख सकता हूं? यस और नो। मैंने क्या कहा कि आपने ओ ए डैश बी डैश ये एक त्रिभुज लिया और इसमें आपने फॉर्मूला अप्लाई किया लंब बटा आधार। तो ये तो रहा आपका लंब, तो ए डैश बी डैश तो क्या हो गया? लंब हो गया। और आधार क्या हो गया? ओ ए डैश आधार हो गया। तो मैं इसकी जगह क्या ए बी अपॉन ओ ए लिख सकता हूं? यस और नो। ए बी अपॉन ओ ए क्यों लिखा? अरे भाई, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या है? सर्वांग सम। और आपको मैंने लास्ट के पीछे के लेक्चर्स में एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि इस प्रकार की कहीं भी ऐसी कंडीशन हो जाए, तो मैंने क्या कहा था कि ये साइड अपॉन ये साइड इज इक्वल टू ये साइड अपॉन ये साइड। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि ए डैश बी डैश अपॉन ओ ए डैश की जगह आप क्या लिख सकते हो? ए बी अपॉन ओ ए। अब मुझे बात बताओ कि ओ ए है क्या? क्या प्रकाशीय केंद्र से ए के मध्य की जो दूरी होती है उसको आप क्या बोलते हो? बिंब की दूरी नहीं बोलते, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। लेकिन मैं यहां इसको यू ना बोलकर यू ई बोलूंगा। अब यू ई क्यों बोला? यू इसलिए बोला कि ये देखो आंख के पास है, इसलिए इसको क्या नाम दिया? यू ई। तो यू ई का मतलब है कि ये कहां है? ये आपकी आंखों के पास है, इसलिए आपने इसको क्या बोला? यूई। हो सकता है आप यहाँ पे यू रखना चाहो तो रख लो, बट जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे ना, तो वहां पे हम यू ना लिखे यू ई लिखेंगे। तो जहां पे भी यू ई लिखा हो ना, इसका मतलब है कि ये आंखों के क्या है? नजदीक है। तो बताओ, क्या मैं टेन बीटा की वैल्यू ए बी अपॉन यू ई नहीं लिख सकता? यस और नो, लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि प्रकाशीय केंद्र से बिंब की दूरी को ही तो आप यू बोलते हो, और यू ई क्यों लिखा? क्योंकि ये आंखों के क्या है? पास है। ये बात समझ में आ गई कि ए डैश बी डैश अपॉन ओ ए डैश की जगह ए बी ओ ए क्यों लिखा? क्योंकि ये दोनों सर्वांग सम है। तो ये भुजा अपॉन ये भुजा अपॉन ये भुजा अपॉन ये भुजा करोगे तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? ए बी अपॉन ओ ए मिल जाएगा। अब मुझे बात बताओ, जो टेन बीटा है, जो बीटा है वो तो बहुत अल्फ है,
बहुत छोटा है। क्यों छोटा है? वो इसलिए छोटा है कि भाई सूक्ष्मदर्शी का मतलब क्या है? सूक्ष्मदर्शी का मतलब ही तो यही है कि ये सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के काम आता है। तो जब आप सूक्ष्म वस्तुएं, जैसे आप मच्छर को देखोगे तो बताओ मच्छर की हाइट बहुत ज्यादा होती है क्या? मच्छर इतना बड़ा थोड़ा होता है, मच्छर तो बहुत छोटा होता है। तो ये हाइट तो पहले से ही बहुत कम है, और अगर ये हाइट कम है तो बताओ ये जो बीटा एंगल है वो कम नहीं हो जाएगा? अरे भाई ये हाइट इतनी थी तो मान लो ये बीटा बन रहा है, अब अगर हाइट बढ़ रही है तो बीटा भी क्या होगा? बढ़ेगा। बट अगर हाइट डिक्रीज होगी तो बीटा भी घटेगा ना। जैसे अगर मैं ये हाइट देता हूं तो देखो फिर ये एंगल बनेगा, तो ये एंगल देखो इस बीटा से क्या है? छोटा है। इसका मतलब बीटा क्या है? अत्यल्प है। और अगर आपने पढ़ा है कि एंगल अत्यल्प हो तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? थीटा। तो क्या मैं tan बीटा को बीटा लिख सकता हूं? और बीटा का फॉर्मूला क्या आ गया? AB/UE। तो tan बीटा को बीटा क्यों लिखा, ये समझ में आया? क्योंकि जो आप ऑब्जेक्ट ले रहे हो वो बहुत छोटा ले रहे हो, और अगर ऑब्जेक्ट छोटा है तो आंख के साथ बनने वाला एंगल भी क्या होगा? छोटा होगा। तो tan बीटा को आप क्या लिख सकते हो? बीटा। तो बीटा का मान क्या आ गया? AB/UE। तो बताओ बीटा निकालने में किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं इस बीटा का मान लिख लेता हूं, AB/UE। तो बीटा का मान कितना आ गया? AB/UE। अब देखो जब हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे, आवर्धन निकालेंगे, तो हमें बीटा के साथ किसकी जरूरत पड़ेगी? अल्फा की। तो अब हमारा मोटिव क्या है? अल्फा, यानी हमें अल्फा निकालना है। तो देखो जब भी अल्फा की बात आए ना, तो अल्फा का मतलब है कि नेक्ड आईज द्वारा ऑब्जेक्ट के साथ बनाया गया एंगल, ऑब्जेक्ट के साथ बनाया गया कोण। नेक्ड आई का मतलब क्या होता है? नंगी आंखें। तो नंगी आंखों के द्वारा आपने जो बिंब लिया है उसके साथ बनाया गया जो कोण होता है ना, वो अल्फा कहलाता है। और दूसरी बात आप ये ध्यान रखना कि इस डायग्राम से अल्फा का कोई लेना देना नहीं है। अल्फा अलग है, तो आप बोल के भी ये नहीं कि सर ये कोई क्या करेगा कि इस बीटा को अल्फा बना देगा। देखो जो आपने ये डायग्राम बनाया ना उसमें केवल बीटा ही आएगा, अल्फा का इस डायग्राम से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्फा के बारे में मैंने क्या कहा है कि नेक्ड आई के द्वारा ऑब्जेक्ट के साथ बनाया गया कोण। नेक्ड आई मतलब उस टाइम आपके पास किसी भी प्रकार का कोई उपकरण नहीं था। जैसे सपोज दैट आप किसी मच्छर को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख रहे हो, तो अल्फा क्या है? अल्फा है कि मच्छर को आप पहले नंगी आंखों से देखो, उसके बाद आप सूक्ष्मदर्शी से देखो। तो जब आप उसको नेक्ड आई से देखोगे तो उस टाइम तो आपको इससे कोई मतलब ही नहीं इस डायग्राम से। तो याद रखना इस चित्र से अल्फा का कोई मतलब नहीं है। जब भी अल्फा की बात करें तो हम नया चित्र बना लेंगे। जैसे ये मान लो ऑब्जेक्ट है AB और ये आपकी मान लो आईज है। तो मैंने क्या कहा कि आईज के द्वारा ऑब्जेक्ट के साथ बनाया गया एंगल, तो ये जो एंगल होता है ना वो क्या होता है? वो एंगल होता है अल्फा। तो याद रखना इस डायग्राम से इस अल्फा का कोई लेना देना नहीं है। इस डायग्राम से सिर्फ आप क्या निकालोगे? बीटा। अल्फा निकालने के लिए आपको अलग से डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो और आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, मैंने जब आइज आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पष्ट देखना हो ना, एकदम बढ़िया उसकी क्लियर इमेज देखनी हो ना, तो उस ऑब्जेक्ट को आप हमेशा d दूरी पर रखोगे। और d क्या बताया था मैंने? क्लियर विजन। d का मान मैंने बताया था कि एक स्वस्थ मनुष्य के लिए जो d की वैल्यू होती है ना वो होती है 25 सेंटीमीटर। याद करो मैंने वहां पे आपको निकट बिंदु और दूर बिंदु बताए थे। तो मैंने कहा था जो आपकी आईज है उनके लिए निकट बिंदु तो होता है 25 सेंटीमीटर पर, जिसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और दूर बिंदु क्या होता है? इंफिनिटी। तो अब देखिए ये इंफिनिटी का मतलब ये नहीं है कि आप अनंत हो। इंफिनिटी का मतलब है कि जहां तक आपकी आईज देख पाए ना, जहां तक आपकी आंखें देख पाती है वो आपके लिए क्या है? अनंत है। और न्यूनतम आपकी आंखें कहां तक देख सकती है? 25 सेंटीमीटर तक। अगर यह आपकी आईज है तो जब कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई होगी, अगर स्वस्थ मनुष्य है तो, अगर कुछ उसको दिक्कत है तो ये आगे पीछे हो सकती है। तो स्वस्थ मनुष्य के लिए जो निकट बिंदु होता है वो क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु कितना होता है? अनंत होता है। तो अगर वस्तु 25 से पीछे रख दी जाए तो क्या होगा सर? तो यह होगा कि यहाँ पे आपको जो भी आप इमेज देख रहे हो ना ब्लर होने लग जाएगी। ब्लर का मतलब वो आपको कैसी दिखने लग जाएगी? धुंधली दिखने लग जाएगी।
तो ऑब्जेक्ट आपको एग्जैक्ट उसकी क्लियर इमेज हमेशा कहां पे मिलेगी 25 सेंटीमीटर पर। तो जो आपको इमेज बढ़िया कहां दिखेगी वो दिखेगी 25 से इंफिनिटी, एकदम बढ़िया एकदम क्लियर दिखेगी आपको 25 सेंटीमीटर पर। तो जब आप नेक्ड आई से देखोगे तो उस मच्छर को आपको रखना होगा 25 सेंटीमीटर पर, वहां आपको उसके क्या मिलेगी क्लियर इमेज। तो अब बताओ क्या मैं यहाँ टेन अल्फा निकाल सकता हूं क्या? यस और नो? यहां से मुझे इसी तरह से बताओ टेन अल्फा क्या होगा। टेन अल्फा होता क्या है भाई, लंब बटा आधार। तो देखो लंब तो आपको ए बी दिख रहा है ना, यस और नो? यस। आधार क्या दिख रहा है डी, तो क्या मैं टेन अल्फा को ए बी अपॉन डी लिख दूं? अब दूसरी बात, क्या टेन अल्फा को अल्फा लिखा जा सकता है? यस और नो? लिखा जा सकता है, क्योंकि अल्फा बहुत छोटा है। क्यों बहुत छोटा है? क्योंकि आप जो आपने सिंपल माइक्रोस्कोप लिया है, इससे भाई कोई जिराफ को थोड़े देखोगे, आप तो छोटी वस्तुएं जैसे मच्छर को देख रहे हो, तो मच्छर की साइज तो बहुत छोटी है। इसका मतलब ए बी का मान क्या है? बहुत कम है। और अगर ए बी का मान बहुत कम है तो अल्फा भी क्या है? बहुत कम। और अगर अल्फा बहुत कम है तो टेन अल्फा को आपने क्या लिख दिया? अल्फा। तो अल्फा का मान कितना आ गया? ए बी अपॉन डी। तो आपको मैग्निफिकेशन आवर्धन निकालने के लिए दो चीजों की जरूरत थी, एक तो थी बीटा की और एक थी अल्फा की। बीटा क्या आ गया? ए बी अपॉन यू ई, और अल्फा क्या आ गया? ए बी अपॉन डी। बताओ इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको दे दो इक्वेशन 1, इसको दे दो इक्वेशन 2 और इसको दे दो इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1, 2 व 3 से तो मैं इस डायग्राम को मिटा रहा हूं। तो देखो m का मान क्या था? बीटा अपॉन अल्फा। बताओ बीटा का मान कितना आया? ए बी अपॉन यूई, ए बी अपॉन यूई अपॉन अल्फा का मान ए बी अपॉन डी। तो यहां से देखो ए बी से ए बी तो क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो m का मान क्या आ गया? d अपॉन यूई। तो ये होता है सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन। m बराबर क्या हो गया? d अपॉन यूई। d क्या है? डी है 25 सेंटीमीटर, वो डिस्टेंस जहां तक आपकी आंखें किसी वस्तु को क्लियर देख पाए, और यूं ही जहां पर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है। तो ये होता है सिंपल माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो बताओ इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत? यस और नो? अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके दो केस स्टडी करेंगे। तो फॉर्मूले को मैं ऊपर लिख रहा हूं, m बराबर d अपॉन यू ई। अब हम दो केस स्टडी करेंगे, देखिए वो कौन कौन से केस है। मैं यहां लिख रहा हूं m बराबर d अपॉन यू ई। अब हम दो केस की बात करेंगे, केस फर्स्ट और केस सेकंड। देखिए पहला केस क्या है? पहला केस ये है कि जब आपकी इमेज बने इंफिनिटी पर, इमेज कहां बने? इंफिनिटी पर। और जो दूसरा केस है वहां आपकी इमेज बननी चाहिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। इसका मतलब ये क्या पूछ रहे हैं? निकट बिंदु पूछ रहा है या दूर बिंदु? ढंग से पढ़ो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी निकट बिंदु, अर्थात इमेज कहां बननी चाहिए? डी पर बननी चाहिए। क्यों? क्योंकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? डी, और उसकी वैल्यू क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। और पहले केस में आपकी इमेज कहां बननी चाहिए? अनंत पर। तो देखो इमेज की जो डिस्टेंस होती है, प्रकाश के केंद्र से दूरी होती है, उसको आप v से रिप्रेजेंट करोगे तो इसमें v का मान कितना आ जाएगा? इंफिनिटी। और बताओ यहाँ v का मान कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ d। माइनस क्यों आया? क्योंकि आप ऑब्जेक्ट क्या रखोगे? ऑब्जेक्ट है वो क्या है? जो आपने लेंस लिया उसके लेफ्ट साइड है, और अगर लेफ्ट साइड आपकी इमेज बन रही है, अगर राइट साइड इमेज बनती तो कैसी आती? पॉजिटिव। बट इमेज किस तरह बन रही है? लेफ्ट साइड। आपको वो डायग्राम याद आ रहा होगा, यहाँ मैंने ए बी लिखा था और यहाँ कहीं मैंने क्या लिखा था? ए डैश बी डैश। तो इमेज देखो लेफ्ट बन रही है या राइट? लेफ्ट साइड बन रही है, और लेफ्ट साइड कैसा साइन आता है? नेगेटिव। तो v का मान क्या आ गया? माइनस ऑफ डी। और u तो दोनों में केस में क्या होगा? नेगेटिव ही होगा। तो u बराबर माइनस ऑफ यूई। यूई क्यों लिखा? क्योंकि ये आंख के पास है, और फोकस जो उत्तल लेंस की फोकस है वो हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव। तो इसमें भी कैसा साइन आ जाएगा? पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अब हम इस पे क्या करेंगे? लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u।
बताइए v का मान कितना है, इन्फिनिटी, और u का मान कितना है, माइनस ऑफ ue। तो देखो माइनस माइनस किसका हो गया, प्लस का, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1 अपॉन ue। और आप जानते हो भैया 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो, तो इसकी वैल्यू तो क्या आ गई, जीरो। तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन ue। बट आपको तो क्या चाहिए, मैग्निफिकेशन चाहिए, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m बराबर क्या होता है, d अपॉन ue। बताओ यही होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, d इंटू 1 अपॉन ue। भाई एक ही तो बात है, d को 1 से गुणा करोगे तो d आएगा, तो d अपॉन ue। अब देखो यहां से 1 अपॉन ue का मान कितना हो गया, 1 अपॉन f। तो m का मान क्या आ गया, d इंटू 1 अपॉन f। तो यहां से m आ गया d अपॉन f। तो जब आपकी इमेज कहां बन रही है, इंफिनिटी पे, उस टाइम जो आपका मैग्निफिकेशन होगा वो होगा d अपॉन f। कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ आपने 1 अपॉन u की वैल्यू यहाँ इस कोष्टक से कितनी लिख दी, 1 अपॉन f। तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया, d अपॉन f। तो पूछा जा सकता है कि जब आपका प्रतिबिंब अनंत पर हो तो उस टाइम सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो क्या होगा मैग्निफिकेशन, d अपॉन f। दूसरा केस, जब इमेज कहां बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, यानी न्यूनतम दूरी का मतलब किस पे बने, डी पर बने। तो आप इसमें भी आप लेंस फॉर्मूला अप्लाई करो। तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। बताइए मान रखो 1 अपॉन v का मतलब माइनस d, और यहां में सीधा देखो माइनस ue और माइनस प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 1 अपॉन ue 1 अपॉन f। यहां से अगर मैं 1 अपॉन ue निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन f, ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 1 अपॉन d। अब देखो आपको क्या चाहिए, मैग्निफिकेशन, तो m क्या कहता है, d अपॉन ue। तो क्या इसको d इंटू 1 अपॉन ue लिखा जा सकता है, यस और नो। और ये रहा 1 अपॉन ue की वैल्यू। तो ये वैल्यू आप यहां पुट कर दो तो m का मान क्या आ जाएगा, d 1 अपॉन f प्लस 1 अपॉन d। अब आप इसको अंदर गुणा करो तो क्या आ जाएगा, d अपॉन f प्लस 1। तो ये आ गया मैग्निफिकेशन। तो इस केस में आपका जो मैग्निफिकेशन होगा वो होगा 1 प्लस d अपॉन f। तो आपने दो प्रकार के मैग्निफिकेशन पढ़े। पहले जब सिंपल माइक्रोस्कोप से मैग्निफिकेशन निकाला तो क्या था, d अपॉन u था। फिर आपने दो केस सोल्व किए। पहला केस क्या था, जब आपका प्रतिबिंब कहां बने, अनंत पर। दूसरा केस क्या था, जब आपका प्रतिबिंब बने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी d पर बने। तो जब इमेज आपकी इन्फिनिटी पे बन रही थी तो m का फॉर्मूला क्या था, d अपॉन f था। और जब आपकी इमेज कहां बन रही थी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, तब आपके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस d अपॉन f। तो ये था आपका सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्म दर्शी। आप देखिए इसके ऊपर एक शानदार सा न्यूमेरिकल। तो देखिए क्वेश्चन, एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता आपको दी गई है 11। इससे प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो इसमें प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी बताइए। तो देखिए आपने सिंपल माइक्रोस्कोप में तीन फॉर्मूले पढ़े, d अपॉन ue, d अपॉन f और 1 प्लस d अपॉन f। बताओ ये तीन ही फॉर्मूले पढ़े थे ना। पहला क्या पढ़ा था, d अपॉन ue, दूसरा क्या पढ़ा, d अपॉन f, और तीसरा पढ़ा 1 प्लस d अपॉन f। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करें इस क्वेश्चन में, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो देखिए आप आराम से क्वेश्चन को पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखिए ये तो केवल सिंपल माइक्रोस्कोप का बेसिक फॉर्मूला था। यह आपने कब पढ़ा, जब आपकी इमेज या प्रतिबिंब कहां बन रहा था, अनंत पर बन रहा था। और यह आपने कब पढ़ा, जब आपका प्रतिबिंब कहां बन रहा था, न्यूनतम दूरी की स्पष्ट दृष्टि यानी कैपिटल डी पर बन रहा था। अब क्वेश्चन को पढ़िए, क्या दिया हुआ है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी दिया हुआ है जिसकी आवर्धन क्षमता 11 है। और आपको पता है आवर्धन क्षमता को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, m से। तो आपको वैल्यू किसकी गिवन है, m की। कितनी गिवन है, 11। आगे बढ़ो, इससे प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। देखो एग्जामिनर ने खुद ही आपको क्वेश्चन में हिंट दे दिया कि इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो बताओ इसका प्रतिबिंब तो कहां बन रहा है, अनंत पे। तो बताओ ये फॉर्मूला अप्लाई होगा क्या, नहीं होगा। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, इसमें प्रतिबिंब कहां बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। इसका मतलब आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, m बराबर 1 प्लस d अपॉन f।
तो देखिए फॉर्मूले का आपको पता चल ही गया। अब आप इसमें लिख लीजिए आपको क्या क्या गिवन है। जब भी आप न्यूमेरिकल करो ना तो सबसे पहले आपको जो राशि गिवन हो ना आप वो लिख लिया करो। तो क्या दिया हुआ है, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 11। आगे बढ़ो, इससे प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। और मैंने क्या कहा था, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, d से। और आप d का मान आप जानते ही हो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। तो इसमें प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी यानी f का मान आपको पूछा है। तो आप क्या लिख दोगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, m का फॉर्मूला जानते हैं 1 प्लस डी अपॉन एफ। अभी अभी मैंने बताया था कि यही फॉर्मूला क्यों अप्लाई हुआ। तो अब मान रखो 1 प्लस डी का मान 25 अपॉन एफ और m का मान 11। अब इस a का क्या आप पक्षांतरण कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ये प्लस है तो इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 25 अपॉन एफ। तो इधर मान कितना आ गया, 10 इज इक्वल टू 25 अपॉन एफ। तो यहाँ से अगर मैं एफ निकालना चाहूँ तो दोनों का पक्षांतरण कर दो। तो एफ इज इक्वल टू 25 अपॉन 10, तो कितना आ गया 2.5। और मान आपको किसमें, देखो आपने डी किस में लिया है, सेंटीमीटर में, तो एफ भी किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। तो एफ की वैल्यू क्या आ गई, 25 सेंटीमीटर। तो ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था और ये था आपका सिंपल माइक्रोस्कोप। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।